तो लगातार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि भाई 27 साल बाद ये जो वनवास खत्म हुआ है, उसके बाद जो चेहरे चुने गए हैं उसके पीछे बीजेपी ने क्या कुछ सोच रखी है। तो हमने रेखा गुप्ता के पीछे क्या सोच थी ये आपको बताया। उसके बाद अब आपको दूसरे चेहरे की बात करते हैं जिन्होंने दूसरे नंबर पर शपथ ली, वो थे परवेश वर्मा। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि डिप्टी सीएम बनेंगे, उसके बाद मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिली है। बीजेपी का जाट चेहरा है, केजरीवाल को हराया है, निश्चित तौर पर कद फिर बढ़ जाता है, ज्वाइंट किलर जाने जा रहे हैं। और हरियाणा पर लगातार नजर बनी हुई है, क्योंकि हरियाणा में लगातार ये कहा जाता है कि भाई वहां पर आप जाटों की नजरअंदाजी कर रहे हैं, जाट वोट बैंक को आप दरकिनार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कि जाटों का पूरा सम्मान है, एक मैसेज देने की यहां पर भी कोशिश की गई है। राजस्थान यूपी में भी जाट वोटर हैं, तो उनको भी साधने की कोशिश की गई है। 2029 को भी टारगेट लेके रखा गया है कि जाटों के मन में जो कुछ भी रहता है बीजेपी को लेकर, उसको भी जाट नेताओं को प्रमोट करके, और खासतौर से ये देखिए परवेश जो हैं वो बीजेपी के मूलतः नेता हैं और जाट नेता हैं, तो उस चेहरे को भी उसी तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तीसरा नाम है आशीष सूद, जो संगठन के बेहद करीबी आदमी माने जाते हैं। पंजाबी बनिया हैं, संगठन के करीबी हैं, लगातार जिम्मेदारी निभाते रहे हैं। अपने इलाके में बहुत ही साफ सुथरी छवि है, पढ़े लिखे हैं, पंजाबी हिंदुओं पर उनका एक अलग असर जाना जाता है। दिल्ली बीजेपी के पुराने नेता हैं, एबीवीपी से ताल्लुकात रखते रहे हैं, और जिस सीट से वो चुनकर आए हैं तो वहां पर बीजेपी एक बार फिर से अपना होल्ड बैक जो है, एक वक्त में वहां पर बीजेपी का दबदबा हुआ करता था, तो वहां पर अपना होल्ड भी उस इलाके में दोबारा कायम करने की भी पूरी कोशिश रहेगी। तो पंजाबी बनिया कम्युनिटी को भी यहां पर साधने की कोशिश की गई है। आशीष सूद। एक नाम है मनजिंदर सिंह सरसा, बहुत वोकल हैं, पंजाब में काम आएंगे, और जो 4 सिख चेहरे चुनकर आए हैं उसमें मनजिंदर सिंह सरसा को पंजाब को देखते हुए यहां पर यह कमान सौंपी गई है। और साथ ही जो आपको लेकर जो मुखर अटैकिंग अप्रोच रहती थी, तो वहां पे विधानसभा के भीतर भी यही अप्रोच उनकी नजर आएगी। गुरुद्वारा पॉलिटिक्स का अनुभव है, और जो चुनाव होने वाले हैं उसके मद्देनजर भी यहां पर एक तरह से पहला लिटमस टेस्ट जो है वो सिरसा के लिए होगा। सिख समाज में अच्छी पैठ रखते हैं, अकाली रूट को समझते हैं, क्योंकि पहले अकाली के साथ ही जुड़े हुए थे, और नरेंद्र मोदी काफी पसंद करते हैं इन्हें। तो कहीं ना कहीं सिख समुदाय को साधने की कोशिश है। साथ ही जो गुरुद्वारा पॉलिटिक्स है वहां पर भी सिरसा हमेशा एक्टिव रहे हैं, तो वहां पर क्या बीजेपी के जो पसंदीदा चेहरे हैं, कि वहां पर वो अपना वो लॉबी जो है वो जीत पाएगी। तो यहां पर भी सिरसा की भूमिका बेहद अहम रहेगी, और फिर आगे चलकर पंजाब में भी कुछ नए नाम जोड़ने में और पार्टी को वहां पर अपनी पैठ बनाने में। शपथ लेने के बाद सिरसा ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। और देश के जिम्मेवारी है, और देश के प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी है। ये एक उस टीम में हमें मौका मिला है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली को विकसित करने के लिए जो सपना है उसको साकार करना, और उस टीम में काम करने का मौका मिला। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कर्तव्य है हमारे लिए जो हमें करके, और दिल्ली को एक बार दोबारा से खुशहाल दिल्ली, नई दिल्ली, साफ जल और साफ हवा वाली दिल्ली बनाना है, और यमुना जी को साफ करना है। उन्होंने बहुत हमें बेइज्जत करके विधानसभा से धक्के मार के निकलवाया था, मार्च उठा के लेके गए थे, और बड़े अपशब्द बोले थे। आज वो ना स्पीकर रहे, ना वो मुख्यमंत्री रहे, ना वो मंत्री रहे, ना वो उप मुख्यमंत्री रहे। मैं मानता हूं कि सृष्टि में बहुत ताकत है, सृष्टि की ताकत के सामने सबको सिर झुकाना चाहिए। दलित वोट अहम है, देश में 16% दलित वोट बैंक है। बीजेपी में ही यहाँ पर दलित चेहरे के तौर पर इनको प्रमोट किया जा रहा है। दलित वोट बैंक पर नजर है, और बीजेपी के साथ शुरुआत से जुड़े रहे हैं, दलित मोर्चा में एक्टिव रहे हैं, सुरक्षित सीट से जीते हैं, 31,000 का बड़ा मार्जिन लेके जीते हैं। आपको बता दें 12 जो सुरक्षित सीटें हैं दिल्ली की, तो उसमें से अभी भी दिल्ली की सुरक्षित सीटों में पैठ बनाना इनके लिए एक बड़ा चुनौती का काम है। तो वहां पर अभी भी दलित वोट बैंक को पूरी तरह से दिल्ली में भी साधना है, और एक मैसेज जो है वो देश के लेवल पर भी देना है। तो रविंद्र इंद्रराज को चुनने के पीछे की क्या कुछ वजह रही, ये हमने आपको बताया कि एक पूरे से पूरे जो पूरी 7 लोगों की जो टीम है ना, पूरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन को साधते हुए, जाति इक्वेशंस को साधते हुए तय की गई है। अब बात कर लेते हैं कपिल मिश्रा की। कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी से शामिल हुए हैं, पूर्वांचली ब्राह्मण हैं, माता इनकी बीजेपी से शुरुआत से ही जुड़ी रही हैं, काउंसलर रही हैं। कट्टर हिंदुत्ववादी छवि इन्होंने अपनी बनाई है पिछले कुछ सालों में। देखें तो आम आदमी पार्टी से जैसे ही बाहर आए उसके बाद बीजेपी में शामिल होने तक का जो सफर था उसमें बहुत ही अग्रेसिव रहे हैं कट्टर हिंदुत्ववादी छवि को लेकर। केजरीवाल का जिस तरह से विरोध करते हैं, अगर सही मायने में कहे जाए कि तो आप जिस तरह की राजनीति करती है, जिस तरह से आप जो है एकदम अग्रेसिव अप्रोच रखती है राजनीति की, तो वही
वही कुछ अंदाज में कि भाई आपके पास प्रूफ है, नहीं है, क्या है, पर आरोप लगाते चलो, बोलते चलो, तो वो अग्रेसिव अप्रोच जो है वो कपिल मिश्रा लगातार कायम रखते रहे हैं। उग्र भाषण देते हैं, हिंदुत्व पर हार्ड लाइन रखते हैं। तो ऐसा लगता है कि सदन के भीतर भी जब मुद्दे उठेंगे तो कपिल मिश्रा जो हैं वो बड़े ही तल्ख तेवरों में आवाज उठाते हुए नजर आएंगे। आगे एक और चेहरे की बात करते हैं। पूर्वांचली चेहरा है ये भी, पंकज सिंह, पेशे से डेंटिस्ट हैं, सॉफ्ट पूर्वांचली चेहरा है, बक्सर के राजपूत हैं। तो यहां पर देखिए, वहां पर अगर पूर्वांचली और ब्राह्मण है तो यहां पर कॉम्बिनेशन है पूर्वांचली और राजपूत का। बिहार में चुनाव होने हैं तो मैसेज वहां भी देना है। बिहार में राजपूत जाति अहम है और इनका खुद का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी प्रभावशाली रहा है और जो इलाके में जो छवि है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी, सॉफ्ट, काम करने वाले शख्स, डाउन टू अर्थ शख्स की है, साफ़ सुथरी छवि है, कोई भी किस तरह के आरोप विवाद में नहीं फंसे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो भी उनको एक पसंदीदा चॉइस बनाते हैं। तो आप देखिए, कास्ट कॉम्बिनेशन साधा है, प्रेफरेंस उन लोगों को दी है जो साफ़ सुथरी छवि वाले हैं, कास्ट कॉम्बिनेशन को साधते हैं, पढ़े लिखे चेहरे हैं और युवा मंत्रिमंडल है, युवाओं को तरजीह दी गई है।